Good morning, everyone. I welcome to all the parents, teachers, and students of Pandit Ramlal Sharma English Medium School, Hoshangabad. This is related to new education policy or National Education Policy 2020. So I think you all have heard about the National Education Policy 2020 or the New Education Policy 2020. Nowadays, everywhere you can watch in a television, you can read in a newspaper that in future National Education Policy will be implemented, and I think you all have to know what do you mean by new education policy or what are the content of the new education policy, or I think you have to know this is your rights. ये आपका अधिकार है कि आपको इस बात को समझना है कि क्या है, ऐसा क्या बदलाव किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अगर हम इसके संशोधन की बात करें या इसके चेंजेस की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो संशोधन है वो लगभग 34 सालों के बाद हुआ है। इसके पहले ये जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में इंट्रोड्यूस की गई, फिर 1992 में उसमें संशोधन हुआ, देन 2009 में छोटा सा संशोधन हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। जो संशोधन था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बालक है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। दिस वाज द अमेंडमेंट इन 2009 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस इज recommended, this is we can say that this is amended and in future it will be implemented, but before implementation you all have to know what is it। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी फील्ड में ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर्ड होती है बेस्ट एजुकेशन की। So I think you will enjoy by the presentation which I'll show you that what is the new education policy। अभी मैं आपके सामने by this you can see one displays here that transforming curricular and pedagogy structure. What is it? This is the content of new education policy. You can see here that one structure is here that there are 4 stages by the new education policy. First stage is giving shown here foundational stage, second stage preparatory stage, third one middle stage, fourth one secondary stage. And what is it? 5 plus 3 plus 3 plus 4. This is the content of new education policy. And what do we mean by it? It is shown here that new pedagogical and curricular structure of school education, 5 plus 3 plus 3 plus 4. It means 3 years in Anganwadi, preschool and 12 years in school. It is written here. You can see here. So what is it? क्या है ये? हम न्यू स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को हम इस तरह से स्लाइड के जरिए भी समझ सकते हैं। यू कैन सी इन अ डिस्प्ले दैट रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागॉजी इन अ न्यू। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है उसके अकॉर्डिंग जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है उस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि 5 ईयर फाउंडेशनल स्टेज, इट मीन्स 3 years ऑफ द प्री प्राइमरी स्कूल एंड ग्रेड 1-2। अभी तक क्या होता था कि नर्सरी, LKG, देन KG और फर्स्ट से प्राइमरी स्टार्ट हो जाता था, देन
अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है पेडागोजी के अंतर्गत, या उसका जो नया स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया 5 इयर्स फाउंडेशनल स्टेज का, उसके अंतर्गत 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड ग्रेड 1-2, इट मीन्स नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 5 ईयर का टाइम जो है वो एक बालक को या एक बच्चे को वो 5 ईयर का टाइम जो है वो फाउंडेशनल स्टेज में स्पेंड करना होगा। देन 5 + 3 + 3 + 4 का डिज़ाइन लेकर चल रहे हैं, 5 ईयर ये कंप्लीट होंगे। देन 3 इयर्स ऑफ प्रीपैरेटरी और लेटर प्राइमरी स्टेज, 2 नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रीपैरेटरी और लेटर प्राइमरी स्टेज। मतलब प्रीपैरेटरी कह सकते हैं आप उसको, 3 इयर्स का जो टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर आप उसको कह सकते हैं लेटर प्राइमरी स्टेज, मतलब प्राइमरी स्टेज के बाद का जो टाइम है वो कहलाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रेड 3, 4 और 5, अभी हम जो करंट में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 5th तक की जो क्लासेस है कह सकते हैं, वो क्लासेस वो किसके अंतर्गत आएगी, लेटर प्राइमरी स्टेज के अंतर्गत या प्रीपैरेटरी स्टेज के अंतर्गत। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 5 + 3, देन अगेन +3 इयर्स ऑफ मिडिल अपर प्राइमरी स्टेज, ये 3 इयर्स का टाइम स्पेंड करना होगा एक बालक को, वो कहलाएगा मिडिल स्टेज। इट मीन दैट ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, 6, 7, 8, ये 3 इयर्स का जो स्टेज है वो कहलाएगा मिडिल स्टेज। अब अगेन फोर्थ 3 + 4 जो डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 4 इयर्स का टाइम स्पेंड करना होगा हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th। अब आप सोचेंगे नया क्या है, नया इसमें ये दिया हुआ है कि जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो जो डिफरेंट टाइप के स्टेजेस हैं, जैसे 5 ईयर फाउंडेशनल स्टेज है, देन 3 इयर्स ऑफ प्रीपैरेटरी स्टेज है, 3 इयर्स ऑफ मिडिल स्टेज है, या 4 इयर्स ऑफ हाई या हायर सेकेंडरी स्टेज है। इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो वर्क है, इसमें जो टीचिंग है, या इसमें जो कोर्स होगा स्टूडेंट का, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और इसे समझने के लिए हम 1 बाय 1 सारे स्टेजेस को क्लियर करेंगे। जिसमें फर्स्ट स्टेज है वो है 5 इयर्स की फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें एक बालक या बालिका 3 इयर्स के टाइम से लेकर, इट मीन दैट कि जब वो 3 ईयर का हो जाएगा, है ना, 3 ईयर का जब होगा, 3 ईयर से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर तक का जो बालक है वो फाउंडेशनल स्टेज से होकर गुजरेगा। अब इसमें एक्टिविटीज़ क्या होंगी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने ऐसा क्या क्राइटेरिया इसके अंतर्गत रखा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Now you can see here one slide is displaying here that foundation और foundation stage, जिसमें आप देख सकते हैं कि एज 3 to age 8, मतलब 3 इयर्स से लेकर 8 इयर्स तक का जो बालक है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी जिसके अंतर्गत नर्सरी, फर्स्ट तो पहले हम ये समझें कि वो 3 इयर्स से 8 इयर्स तक कौन कौन से ग्रेड या कौन कौन सी क्लास कंप्लीट करेगा। तो नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड या सेकेंड ग्रेड तक का जो टाइम है वो स्पेंड करेगा फाउंडेशन स्टेज में। अब फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, इनिशियल जो 3 इयर्स होंगे, इट मीन्स नर्सरी, KG1 एंड KG2, ऑल द एक्टिविटीज़ विल बी गोन बाय द प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मतलब इन स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं, किसी तरह के कोई टेस्ट नहीं, है ना, ओनली स्टूडेंट हैव टू लर्न, स्टूडेंट विल बी लर्न बाय द प्लेइंग मेथड, बाय द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वैन पेरेंट्स जो है वो अपने
बच्चे को, अपने बालक बालिका को जब स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो 1 और 2 मंथ तो उनके ऐसे निकल जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर क्राइंग, दे आर नॉट एग्री टू कम टू स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी ऐसा मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर फेसिंग दिस वन। बहुत सारे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि करते हैं कि बच्चा स्कूल तो आता है, कई बार रोता है, या आने के बाद उसका जो है माइंड प्रॉपर नहीं हो पाता, सेट नहीं हो पाता, या फिर वो खेलना ज़्यादा पसंद करता है। सो दिस इज़ द रीज़न दिस न्यू स्टेज और फाउंडेशन स्टेज के जो 3 इयर्स है उसमें एक बालक बालिका प्ले मेथड से या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड से जो 3 इयर्स अपना स्पेंड करेगा, और उसके बाद के नेक्स्ट 2 इयर्स होंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में क्या होता है, एग्जाम होते हैं, है ना, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस स्टेज इट मीन दैट द फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, फाउंडेशनल लिटरेरी और न्यूमरेसी मतलब नंबर सिखाए जाएंगे। सिंपल जो है बालक बालिका को बताया जाएगा कि किस तरह से नंबर्स होते हैं, या 12 खड़ी कह दो या अल्फ़ाबेट कह दो, वो प्लेइंग मेथड से सब सिखाया जाएगा। क्लियर। अब इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन किए हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इट मीन्स ये गवर्नमेंट की स्कीम है ECCE। इसके अंतर्गत क्या है, जो अर्ली चाइल्ड होते हैं, मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, पेडागोजी में भी कहा गया है, और नॉर्मली सभी इस चीज़ को जानते हैं कि जो इनिशियल स्टेज होती, जो कह सकते हो 3 इयर्स से लेकर 8 इयर्स तक का जो टाइम होता है एक बालक बालिका का, बहुत ही शार्प माइंड होता है। उस समय वो चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, उसका ब्रेन बहुत डेवलप हो सकता है। वो टाइमिंग ही साइंटिस्ट ने भी, कई साइंटिस्ट पेडागोजी से रिलेटेड जो हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने भी कहा है क्या कि जो टाइमिंग होता है 3 इयर्स से लेकर 8 इयर्स तक का, वो एक बालक बालिका के मानसिक, बौद्धिक, इट मीन मेंटल फिजिकल बोथ डेवलपमेंट के लिए कहा गया। सो इसी के अंतर्गत जो ECCE या जो कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका ट्रेनिंग भी टीचर्स को प्रोवाइड की जा रही है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। जो भी टीचर्स या जो भी अपॉइंटेड टीचर्स होंगे फाउंडेशन स्टेज में पढ़ाने के लिए, उस समय वो सारे टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचर्स के लिए भी इसमें अलग से क्राइटेरिया गिवन है, वो क्राइटेरिया हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पर केवल इतना समझना आवश्यक है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। एंड लास्ट पॉइंट आई नोट हियर दैट नो एग्जाम, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पेरेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है कि अर्ली चाइल्डहुड नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब एग्ज़ाम जो फोबिया होता है ना बच्चे का, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो होती है कि वो एग्ज़ाम से डरते हैं। तो ये जो टाइमिंग रहेगी 5 इयर्स की, इसमें किसी तरह के कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये फाउंडेशन स्टेज रहेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। नेक्स्ट स्टेज हम +3 5+3 प्रीपैरेटरी स्टेज समझेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। सेकेंड स्टेज इज गिवन हियर प्रीपैरेटरी स्टेज, मतलब आफ्टर फाउंडेशन स्टेज एक जो बालक है बालिका है उसकी जो सेकेंड स्टेज कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रीपैरेटरी स्टेज। प्रीपैरेटरी स्टेज एज 8 to age 11, इट मीन्स जब बालक बालिका 8 साल के हो जाएंगे और 8 साल से लेकर 11 साल तक, इट मीन दैट द क्लास 3rd to 3rd 5th, ये जो स्टेज है वो स्टेज कहलाएगी प्रीपैरेटरी स्टेज। क्या होगा इसमें, ऐसा क्या चेंजेस होंगे जिसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उन्हें ऐसे क्या चेंजेस इस स्टेज में लेकर आई है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यू कैन सी हियर दैट द प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम्स। सेकेंड वन, लाइट टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज एस्पेक्ट्स ऑफ मोर फॉर्मल बट इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। एग्जाम्स होंगे, रीजनल लैंग्वेजेस में होगी, मदर टंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट कि इस स्टेज में जो एक जो
टेरर होता है, जो फियर होता है बच्चे में, दैट इज़ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर, है ना, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लर्निंग प्रोसेस में जो डिफ़िकल्टीज फेस करता है उसको लेकर जो एक माइंड में टेरर होता है वो यहाँ पर टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि अब जो बालक बालिका मदर टंग में समझ सकेंगे, मदर टंग में सीख सकेंगे। नो नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट विल नॉट बी नेसेसरी दैट कि इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, दैट इंग्लिश शुड नो, इट मीन्स कि इंग्लिश भी होनी चाहिए, दैट मदर टंग में बच्चे को उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में समझाया जाएगा कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो उसकी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये पेरेंट्स के लिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट वी डोंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और क्या होगा इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में? इस प्रिपरेटरी स्टेज में प्ले मेथड तो होगी, है ना, प्ले मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाया जाएगा, बालक बालिका को समझाया जाएगा। सेकेंडली इस स्टेज में आकर डिस्कवरीज करवाई जाएगी। डिस्कवरीज का मतलब क्या है? डिस्कवरीज का मतलब है कि यहाँ पर बालक बालिका को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है इंटरैक्टिव क्लासरूम, इट मीन्स ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पहले क्या होता था 11th में गए, 12th में हो आप, देन यू कैन डू द प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकल रूम। नो, फ्रॉम दिस स्टेज इट मीन दैट प्रिपरेटरी स्टेज, यानी 8 years एज से बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल रूम में जाकर कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकेगा, स्मार्ट क्लास से इंटरेक्ट हो सकेगा, प्रॉपर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, अदर एक्टिविटीज़ कंप्यूटर की क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, वो सब इसमें सीख सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि लाइट टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज आस्पेक्ट्स, मतलब जो बर्डन ऑफ बुक है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बैग का बर्डन इतना होता है कि बच्चे वही सोचकर परेशान होते हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें, अलग अलग बुक्स कैसे पढ़ें। सो ये जो बर्डन ऑफ बुक्स है ये कम हो जाएगा। लाइट टेक्स्ट बुक्स जो उसके कंटेंट्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स को रिड्यूस करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स की फॉर्मल बट इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग, फॉर्मल तो रहेगा लेकिन जो क्लासरूम होगा जिसमें स्टूडेंट लर्न करेंगे वो इंटरैक्टिव होगा। इट मीन दैट दे कैन आस्क द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू देयर टीचर्स, बिकॉज टीचर्स मस्ट ट्रेन बाय द वेल ट्रेन्ड पर्सन। और इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रीजनल लैंग्वेज की। जो लैंग्वेज होगी वो बालक बालिका की मदर टंग होगी। एंड एग्ज़ाम इस स्टेज में तो आकर एग्ज़ाम होंगे क्लास 3rd 4th में 5th में, यहाँ से एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेज जो है 3rd स्टेज, मिडिल स्टेज पढ़ेंगे। सो इन मिडिल स्टेज you can see one slide here, age 12 to age 14, it means कितना टाइम स्पेंड करना है? 12 to 14, यानी जो एक बालक है, बालिका है, वो अपना 12 years के एज से लेकर 14 years के एज तक का टाइम स्पेंड करेंगे मिडिल स्टेज में। एंड व्हाट इज given in middle stage, so many changes are there in a middle stage। और स्टैंडर्ड क्या होगा? स्टैंडर्ड 6 to स्टैंडर्ड 8। इसमें मेन थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। डोंट बी मगअप, रटना नहीं है, रटा कर या रट के उस तरह से यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बल्कि फोकस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी सब कुछ करके सीखना, है ना। पढ़ पढ़, एक थॉट मैंने कहीं देखा था साइट पर कि पढ़ पढ़ कुम्हार और कर कर कुम्हार, है ना। तो एक कुम्हार को देखा होगा कि वो किस तरह से जब मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो अगर वो प्रोसेस को अगर वो बुक में पढ़ता है, सपोज कोई कुम्हार है, अगर बुक में वो प्रोसेस को पढ़ेगा तो उससे उतना बेटर नहीं बनेगा, है ना।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वो उसको करके उस घड़े को बना कर देखेगा तो उस चीज़ को बेटर तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पर मिडिल स्टेज में फोकस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर व्हाट कि कंप्यूटर होंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, साइंसेस, आर्ट्स, इंडियन लैंग्वेज। अब इनकी क्या रिक्वायर्ड है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊं कि वोकेशनल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स मतलब इसमें अदर सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे सपोज किसी का फैमिली बैकग्राउंड है कि फैमिली बैकग्राउंड से वो किसी तरह की कोई जैसे टेलरिंग का वर्क करता है, और अगर लगता है कि ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि 8 ईयर या 12th, अभी जो करंट की कंडीशन है 12th पास आउट होने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी किया, पीजी करने के बाद देखा जॉब नहीं मिल रही है गवर्नमेंट प्राइवेट, तो हमारी जो फैमिली, हमारे फादर जो वर्क करते हैं, जो नॉर्मली हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज के जो बच्चे, आज की जनरेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करके उनको अदर एक्टिविटीज़ जैसे टेलरिंग हो गई है या फिर कोई आयरन वर्क का सिखाना है या अदर इलेक्ट्रीशियन का वर्क सीखना है या और भी जो वर्क बच्चा चाहता है कि उसको उसमें इंटरेस्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व किए जाएंगे। एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस? So everyone know very well that last 1 year, it means that the 2019 to 2020 ये जो पूरा 20 से 21 तक का जो पीरियड है हमने एक पैंडेमिक में बिताया है। और ये जो पैंडेमिक के समय आप सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हैव लॉस्ट देयर जॉब, उनकी जॉब छूट गई। कई ऐसे थे जो अपना वर्क नहीं कर पाए प्रॉपर। क्या रीज़न था? रीज़न ओनली दैट वन, एजुकेशन। एंड एजुकेशन कैसी? वो इसी तरह की एजुकेशन जो 12th हुआ या तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेकर 12th किया, ग्रेजुएशन किया, यानी अदर एक्टिविटीज़, अदर वर्क व्यक्ति को नहीं आता। दिस इज़ द रीज़न वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर एडेड इन अ मिडिल स्टेज, कि हर तरह के सब्जेक्ट्स जो है वोकेशनल सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे ताकि एक बालक बालिका उस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सके। इन फ्यूचर अगर वो सपोज गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, नहीं हो पाता है, तो अपने जो भी उसने वोकेशनल सब्जेक्ट किया उसमें वो अपना वर्क कर सके, अपना खुद का बिजनेस कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, आत्मनिर्भर। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आत्मनिर्भर बन सके, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो तो उसको फेस कर सके। और अदर जो सब्जेक्ट्स है मैथ्स, साइंस, आर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, इंडियन लैंग्वेजेस भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडियन लैंग्वेजेस से मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, अदर लैंग्वेज भी है। जैसे मान लीजिए कि तमिल तो मदर टंग है, तमिलनाडु में रहते हैं, वहाँ की जो मदर टंग है वो तो उसमें तो आपको स्टडी होगी। देन हिंदी भी आप, अदर लैंग्वेज इंग्लिश भी आपको स्टडी होगी। उससे अदर भी यदि आप मान लो पंजाबी बोलना चाहते हो या अदर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, फ्रेंच सीखना चाहते हो, जर्मनी, व्हाटएवर, नहीं अदर लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस यदि आप सीखना चाहते हो तो आप इसमें मिडिल स्टेज में वो एक इंडियन लैंग्वेजेस पर भी फोकस किया जाएगा। So these are the key factors, these are the important point of the middle stage. So 5 plus 3 plus 3 complete हुआ। Then last stage is, so 1 minute, वोकेशनल एजुकेशन से, वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड एक स्लाइड यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैंने। यू कैन सी दैट स्लाइड कि स्टूडेंट्स कैन डू एवरी वर्क दे वॉन्ट्स टू डू, मतलब जो बच्चा जिस तरह के वर्क करना चाहता है सारे एक्टिविटीज़, सारे वर्क इस स्टेज में करवाए जाएंगे, मिडिल स्टेज में। नाउ द टर्न ऑफ द फोर्थ स्टेज इट मीन्स सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, क्या चेंजेस हैं? सो मैनी चेंजेस आर देयर इन अ सेकेंडरी स्टेज। इन दिस स्टेज
A child has spent their 15 years to 18 years, मतलब 15 साल से लेकर 18 साल तक का जो टाइम है वो यहाँ पर वो स्पेंड करेगा, यानी 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। क्या क्या बदलाव है? व्हाट आर द चेंजेस देयर? चेंजेस आर देयर, नो स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम वाली प्रोसेस है वो सब रिमूव कर दी गई है। मतलब पहले क्या होता था कि आपको कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट, साइंस लेना है साइंस के सब्जेक्ट, आर्ट्स लेना है आर्ट्स के सब्जेक्ट। बट नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी you can take the accountancy with the physics, you can take the history with the physics, you can take the maths with the English literature, any subject you can take by this new policy। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रीम वाली जो प्रोसेस थी वो सब कुछ ऐड कर दी गई है। एंड व्हाट विल बी द अबाउट द एग्जाम? सेमेस्टर पैटर्न विल बी देयर। सेमेस्टर पैटर्न इट मीन दैट सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। सेमेस्टर यानी 6 मंथ्स में एक एग्जाम, आफ्टर 6 मंथ सेकेंड एग्जाम, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। यस ऑब्वियसली जब स्ट्रीम टोटल स्ट्रीम को एंड कर दिया गया है तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स यू कैन टेक ना। इफ यू वांट टू 6 सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट यू वांट टू टेक, यू कैन टेक। अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे। बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पर होने हैं। यानी जैसे पहले क्या होता था नॉर्मली कि 5 इयर्स के पेपर उठा के हमने पढ़ लिया, मगअप कर लिया, एंड देन यू कैन मेक श्योर दैट यू कैन यू विल बी दैट पास इन एग्जामिनेशन। बट नॉट नाउ। यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न है वो टोटल चेंज हो जाएगा। इट मीन दैट द एवरी ईयर पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे। इट मीन्स कैसे पेपर होंगे? क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जिसमें एक बच्चे की, एक बालक बालिका के, चाइल्ड का ब्रेन का डेवलपमेंट हो। लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे, लॉजिकल थिंकिंग पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में भी काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे। जो हमेशा जो अभी क्या होता था कि लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठा के हमने अगर स्टडी कर ली तो श्योर हो जाते थे कि हम इतना परसेंटेज हम गेन कर सकते, बट नॉट नाउ। यहाँ पर एवरी ईयर क्वेश्चन पेपर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जैसी सोच है, जितने वो अपने ब्रेन को, अपनी थिंकिंग को डेवलप करेगा, नया नया सोचेगा, देन दे कैन गेट द गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मीन्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज, जैसे हमने मिडिल स्टेज में समझा कि आप इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस को, फ्रेंच पढ़ना है, फ्रेंच पढ़ना चाहते हो साथ में 9th to 12th में किसी भी स्टैंडर्ड में, या फिर आप जर्मनी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, यू कैन लर्न। सो दीज आर द चेंजेस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ 5+3+3+4। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्कूल लेवल में जो चेंजेस आए हैं 5+3+3+4 में, फाउंडेशनल स्टेज, देन सेकेंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। नाउ वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज, देन वी विल डिस्कस बाय द हाउ द इम्प्लीमेंटेशन विल बी ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि किस तरह से ये जो 4 स्टेजेस हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं। सो नाउ द ओवरव्यू ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज
giving us so many factors or vision. I wrote here that first is given school education. It means that in new education policy so many changes are going to in school education, in higher education, teachers education, as well as professional education, national research education. Why it is written here? Because जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड मैंने आपको स्लाइड्स बताए हैं, मिडिल स्टेज या फाउंडेशनल स्टेज या कह सकते हो प्रिपरेटरी और हायर स्टेज, वो तो स्कूल लेवल तक की बात हो गई है। देन उसके बाद स्कूलिंग के बाद का जो ईयर्स है, जिसमें पहले अब शॉर्ट में मैं उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि पहले क्या था कि आपने आफ्टर 12th आप क्या करेंगे, आफ्टर 12th आप करेंगे ग्रेजुएशन, है ना। ग्रेजुएशन यानी आपके पास डिग्री आ जाती है। फिर आप क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो मास्टर डिग्री आती थी। फिर उसके बाद आप एमफिल और पीएचडी ये सब करते थे। बट आफ्टर द 12th क्लास थोड़े से चेंजेस किए हैं कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड भी, हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी। उसमें क्या चेंजेस हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, जैसे 4 ईयर का कोर्स तो हो जाएगा आफ्टर 12th। अब 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद यदि आप 1 ईयर और कंप्लीट करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री के इक्वल माना जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ग्रेजुएशन में बीए है, बीएससी है और बीकॉम है, आप 3 ईयर कंप्लीट करते थे। देन आप फिर 2 ईयर और कंप्लीट करते थे मास्टर डिग्री के लिए, 5 ईयर हो जाते थे। अब यहाँ पे 4 ईयर का पूरा जो है डिग्री आपको मिल रही है आफ्टर 4 ईयर। और अगर आफ्टर 4 ईयर आप चाहते हैं कि आपको डिग्री मिले, सर्टिफिकेट मिले जो भी मास्टर डिग्री का, तो उसके लिए आपको 1 ईयर का करना होगा। ओनली आफ्टर 1 ईयर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कहलाएंगे। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, और लेकिन आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो टाइटल प्रोवाइड किया जाएगा वो एज अ रिसर्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं इसके बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। इसमें शॉर्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि टीचर्स एजुकेशन में क्या चेंजेस हैं। टीचर्स एजुकेशन में जितने भी टीचर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज। दे हैव टू बी ट्रेन्ड बाय द वेल ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन प्रोफेशनल एजुकेशन, जस्ट आई टोल्ड यू इन अ मिडिल स्टेज से आप वोकेशनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, है ना। वोकेशनल सब्जेक्ट्स को लेकर भी आप आगे चाहें पढ़ना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो इस पर भी प्रोफेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है। और लास्ट फिफ्थ जो दिया है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नॉर्मली रिसर्च के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि हम कैसे जाकर इसरो में एडमिशन ले लें या कैसे जाकर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन ले लें। स्टूडेंट को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना होता था, लेकिन अब यहाँ पर इस पर फोकस किया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर, ताकि हर बच्चा, हर बालक जो है वो अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट भी बन सके। ये सारे जो विज़न थे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हैं। और भी एडिशनल की फोकसेस एरियाज़ भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर चेंजेस किया गया है, यानी सब कुछ कंप्यूटराइज करना, स्मार्ट क्लास से कनेक्ट करना। वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में आप अलग अलग एजुकेशन आप अपने मिडिल स्टैंडर्ड से ही ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। एडल्ट एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है। कई ऐसे हैं जो एक क्राइटेरिया के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर एक हेजिटेशन होता है क्यों पढ़ें, या फिर ऐसा भी रहता है कि एक एडल्ट होने के बाद अब कितना आगे स्टडी करें। तो एडल्ट एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पर फोकस किया गया है। फाइनेंसिंग एजुकेशन पर फोकस किया गया है। और ये सारे जो फीचर्स हैं ये सब क्या करते हैं, ये सारे साइलेंट फीचर्स हैं किसके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। और ये सारे
फीचर्स के थ्रू जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट की जाएगी तो ये सब बेनिफिट स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, एज वेल एज टीचर्स को, इवन आज के यूथ को भी देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं की प्रिंसिपल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मेन प्रिंसिपल क्या क्या है, क्या सिद्धांत लेकर चल रही है, बेसिक फोकस किस पर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस ऑन द डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट इज रिटन हियर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्ट्स, यानी डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के करिकुलम एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके, पेडागोजी को इंक्लूड करके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। इक्विटी एंड इंक्लूशंस मीन्स ऑल आर द इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, दिस इज द कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंटेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, बट if we will apply, if we will implemented the new education policy, so we will make sure that we are equal. Why? Because sometimes we are feeling very hesitant, we are feeling very nervous, we are feeling very embarrassed when we don't know how to speak English. On that time definitely we are feeling very embarrassed. So nowadays after this policy all the persons are equal if they are knowing that different type of language. So सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि लैंग्वेज बेस पर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बेस पर फोकस नहीं किया गया। अब आप और देख सकते हैं इसमें कि एम्फेसिस ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, यानी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया गया। एग्जाम्स जो होंगे वो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, नॉट अ मगिंग बेस्ड। मीन्स मगअप करके रट कर पढ़ना और फिर एग्ज़ाम देना, जिसमें एग्ज़ाम देने के बाद अगर आफ्टर एग्ज़ाम इफ़ यू विल आस्क एनी क्वेश्चन टू द स्टूडेंट दे डोंट नो बिकॉज दे आर ओनली द मगिंग अप। एक सॉन्ग मैंने सुना था रट्टा मार, है ना, वो सॉन्ग से लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टूडेंट ने रट लिया, याद कर लिया, और उसके बाद अगर आप आफ्टर 2 or 3 days बाद उससे पूछोगे तो they don't know the answer of that question. So it is very emphasized or it is very important that कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर बेस्ड है, वो लर्निंग एंड फोकस ऑन द लर्निंग बेस्ड और लॉजिकल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड पर फोकस कर रही है। फिर नेक्स्ट वन इज गिवन यार यूनिक कैपेबिलिटी, यानी यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इक्वालिटी की बात करती है, जिसमें हर स्टूडेंट का ईच स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप, मीन्स चूँकि वोकेशनल कोर्स रखा गया, हर व्यक्ति का जो हॉबीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, हर स्टूडेंट की हॉबीज़ डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग वोकेशनल कोर्स रखा गया है। तो यहाँ पर यूनिक कैपेबिलिटी जो है वो क्या होगी, आगे बढ़कर आएगी। कह सकते हैं आप कि जो पहले क्या होता था कि क्लासरूम में mostly I also felt that in my classroom most of the time most of the teachers are focusing only one or two students because they are very intelligent only for the study, but always we are avoid that student who are not giving proper attention in the classroom, but they are very कह सकते हो they are good. Sometime I also found that in the classroom teachers are giving only response to those students who are intelligent on particular subject, but other students who are not focusing on the particular subject, teachers are avoiding, refusing them, but that students are in master in other field. So that is the reason new education policy introducing new education policy giving us different type of facility like critical thinkings and creativity. क्रिएटिविटी पर फोकस किया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है। जो भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, लॉजिकल डिसीजन बेस्ड होंगे और इनोवेशन बेस्ड होंगे।
साथ के साथ और क्या चेंजेस किए गए हैं? चेंजेस किए गए टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी पर इट मीन दैट द जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इनिशियल स्टेज से ही कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, नई न्यू टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होंगे, एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड होंगे। सो इससे जो है उनका ब्रेन डेवलप्ड होगा। आफ्टर ब्रेन डेवलप्ड के साथ साथ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी, फुल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। सो दीज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एट लास्ट I would like to summing up the video. I am very thankful to all of you. You watched this video very carefully and आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा, समझा और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझा। थैंक यू वेरी मच।